नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड स्मगलर रन्या राव की। इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको एक चौंकाने वाली जानकारी देता हूं। दरअसल ये पता चला है कि जो कन्नड़ अभिनेत्री है उसको भाजपा सरकार ने ज़मीन दी थी, और वो भी 138 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा ये मामला है। फरवरी 2023 में स्टील प्लांट के लिए आवंटित की गई थी ये ज़मीन। हालांकि उसके बाद सरकार बदली और वहाँ पर सरकार आ गई थी कांग्रेस की, और ये जो डिसीजन लिया था ये बीजेपी सरकार ने लिया था। इसके बाद अब वो गोल्ड तस्करी में पकड़ी गई। 12 करोड़ रुपए का गोल्ड लेकर आई, कई बार दुबई गई, और अब एक और खुलासा हुआ है। अदालत में वो रोने लगी, फूट फूट कर रोई। ये कहा कि डीआरआई के अधिकारी उसको परेशान कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोग्राफी कराइए, और ये भी कहा डीआरआई ने कि ये मैडम तो सपोर्ट ही नहीं कर रही है। जब ये जानकारी नहीं दे रही तो हम जानकारी कैसे निकाले? प्रवेश, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कोर्ट में आज प्रोसीडिंग थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन वो मुझे ओरली अब्यूज़ कर रहे हैं और मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, और मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है एक तरह से, और मुझे ज़बरदस्ती मेरे से सिग्नेचर करवाए गए उन पेपर पे जिन पे मैंने हामी नहीं भरी। उनका ऐसा कहना है। जिसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, उसकी वीडियोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी करके दीजिए। लेकिन वहाँ डीआरआई का कहना है कि हम जब इनसे पूछताछ करें तो ये कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे, कॉर्पोरेट ही नहीं करी, बताना ही नहीं चाह रही, तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही, तो हम क्या करें। और बट ऑब्वियस है चिराग जी, क्रिमिनल्स क्या इतने तो अच्छे हैं नहीं कि हम पूछे कि आप बताओ क्यों किए और वो बता दें। बहुत बहुत डिफिकल्ट। डीआरआई के अधिकारियों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने तो सबूत मैडम को दिखा रहे हैं कि ये सबूत है, उसके बावजूद वो चुप हैं। और लॉयर ने ट्रेंड है ना, पहले से घर में एक इतने बड़े आईपीएस है, उन्हें पता है क्या लॉज है, किस लॉज से लूप होल से आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपको याद है उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें उनके आंखों के नीचे काले दाग आ गए थे, ऐसे डार्क स्पॉट जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उनके साथ मारपीट हुई है, जिसको लेके ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंच गया था। वो बोल रहा था, उन्होंने डीजीपी को लेटर लिख दिया था, यहाँ तक कि डीआरआई को, कि ये क्या इनके साथ मारपीट हुई है, इसकी रिपोर्ट दी जाए। तो तुरंत इतने सारे लोग एक्टिव हो गए। मुझे लगता है हज़ारों क्रिमिनल्स डेली पकड़ाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा खड़ा नहीं होता, उनको ऐसे कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलते। आपको भी पता है, मुजरिम जेल में, हम सबको पता है ये बात, मुजरिम जेल में खुद से अपना गुनाह कबूल नहीं करता जब तक पुलिस उसको ठीक ठाक पूछताछ नहीं करती, जो कि मतलब मारपीट ही करती है और क्या है, या टॉर्चर करती है, मेंटल टॉर्चर करती है, उसे बहुत ज़्यादा देर बिठाए रखे, भूखा रखे, खाना लेट दो। तो ये सब तो होता है, और अगर कोई करेगा ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है तो पुलिस बोल देगी ठीक है, हम क्रिमिनल से पूछते हैं, ये लोग क्रिमिनल को दे देंगे पेपर, आप बताओ ये क्वेश्चन से आंसर है, नहीं देगा हम चले आते हैं। लेकिन उन्हें केस भी सॉल्व करना है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए पुलिस आगे रिमांड लेती है। रिमांड में उस तरह से ही पूछताछ होती है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि वो सच बोले, वो बताए कहाँ कुछ है क्या कुछ है, वो इतना थोड़ी ना वेट करेगी। लेकिन कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप अगर कोई उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है तो उसको वीडियोग्राफी हो जाए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चिराग जी, 2023 की बात करते हैं। फरवरी 2023 में इन्होंने, इनकी कंपनी है, पहले मैं आऊंगा इस बात पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ कोर्ट के अंदर। रोने लगी रान्या राव, और ये पूछा कि भाई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो रान्या ने कहा कि मुझे मारा तो नहीं जा रहा, लेकिन मुझे वर्बली अब्यूज़ किया जा रहा है, मतलब गाली दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात उन्होंने 2 बार दोहराई, और उन्होंने ये भी कहा कि मारपीट के बाद, मारपीट छोड़ के मुझसे सब कुछ वो किया, मेंटल टॉर्चर मुझे किया गया एक तरह से, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। चिराग जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब उन्होंने ये सब कुछ कहा तो उनके वकील बार बार दिल दे रहे थे कि जो पूरा वो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग होना बहुत कंपलसरी है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी पता है, डीआरआई को भी पता है, अगर हम सीसीटीवी फुटेज, अगर रिकॉर्डिंग होगी इन्वेस्टिगेशन की, तो आप ज़्यादा प्रेशर बना ही नहीं पाएंगे, आप कुछ वैसा बोल ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप तो इतने केस कैसे सॉल्व होगा? अब इसमें पुलिस, इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड, रान्या जी कह रही हैं, इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड दे थ्रेटन मी, अगर मैं कोई जवाब नहीं दे रही तो मुझे धमकाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तुम व्हाट विल हैपन, यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट स्पीक, तुम्हें पता नहीं कि क्या होगा अगर तुम नहीं बोलोगी तो। यानी कि सीधी सीधी धमकी दी जा रही है। तो धमकी नहीं देंगे तो क्या करेंगे, मुझे भी लगता है, मतलब मुझे भी ये तर्क तो कभी नहीं समझ में आता कि अगर क्रिमिनल उससे प्यार से पूछेंगे तो कौन सा क्रिमिनल आके बताएगा कि मैंने क्राइम किया है। ने इतना तक कह दिया कि हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कोई जवाब ही नहीं दे रही है, इतनी दिखा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। इतनी रियायत मिली है। मैं बहुत सारे कोर्ट्स गया हूँ, क्रिमिनल्स को पहले ही बोल दिया जाता है, ये तो बहुत बड़े बाप की बेटी हैं, तो इतना इन्हें लॉज को पता है कि ये लॉज यूज़
यूज़ करके हम कैसे लूप होल ढूंढ सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल क्रिमिनल जाओ, उससे पूछती है कोर्ट में पुलिस, सबसे पहला सवाल ये होता है आपके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, आपके साथ सब सही बर्ताव हुआ, आपका मेडिकल कराया गया। तो उसमें पुलिस बाकायदा बता के बोलती है जज के सामने कुछ बोलना मत, जो कि सच है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। बोलते जज के सामने अगर तूने बोला तो फिर देख लेना तेरे साथ क्या होगा, बता के भेजते हैं ये। तो वो बोलता है नहीं साहब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। और ये चीज़ें सबको पता है, जुडिशरी से लेकर हर किसी को पता है कि आरोपी जो है वो सीधे तौर पे कोई चीज़ बताएगा नहीं। चिराग जी, रिमांड दिया क्यों जाता है 5-6 दिन का? सिर्फ पूछताछ होती है। पूछताछ में इतने हीनियस क्रिमिनल से अगर बताने लगे सिर्फ बोलने पे, तो फिर वो तो आप सोचते अब आ जाते हैं इनकी उस प्रॉपर्टी, इनके उस प्रोजेक्ट के बारे में जो बीजेपी सरकार के टाइम में 2023 की बात है चिराग जी। और इनकी कंपनी है, मुझे अच्छे से उसका नाम याद है, रान्या फर्म से, शिरोडा इंडिया। अब ये क्या कर रही थी, ये स्टील फैक्ट्री लगाना चाहती थी, जिसके लिए इन्हें 12 एकड़ लैंड की ज़रूरत थी। और इनका प्रोजेक्ट था 138 करोड़ का, जिसमें 180 से ज़्यादा लोगों को वहाँ नौकरी देने वाली थी, वहीं के स्थानीय लोगों को। अब क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट तो पास कर दिया और इन्हें 12 एकड़ लैंड को अलॉट कर दिया। वो जो लैंड अलॉट दे दिए थे इन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पैसे नहीं दे रहे थे, पहले तो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद जो पैसा, तब तक तो सरकार चेंज हो गई थी तो प्रोसेस रुक गया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम 138 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आपके स्टेट में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और वहाँ फैक्ट्री लगा रही हूँ। इतनी सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना। 138 करोड़ कहाँ से? बिल्कुल, गोल्ड ऐसे- स्मगलिंग से कितना? और इनका कौन सा ऐसा बिजनेस था भाई, इतना पैसे कमा रही थी? कौन सी ऐसी मूवी इनकी इतना पैसा कमा ली थी जहाँ से इन्वेस्टर, ऐसा हो सकता है इनके पास इन्वेस्टर्स हो, ये भी हो सकता है इनके पास इन्वेस्टर हो, वो तो बात की बात है जो पता चलेगा। लेकिन इतना पैसा लगाना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। 180 करोड़ इतना बीजेपी की बेटी हैं तो हाँ, छोटी बात भी नहीं है। बिल्कुल सौतेली बेटी है, लेकिन वो उन्होंने तो बताया कि सौतेली बेटी है, जिसको लेकर तमाम सवाल तो खड़े हो रहे थे। चिराग जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, जो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता है जल्दी लैंड भी नहीं मिलता। आप गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट देते हो, उसमें भी बड़ी पैरवी लगती है, बिना पैरवी के काम ही नहीं होता, बहुत ईजी नहीं है। आपको जो अपनी भी दिखाना पड़ेगा एसेट के अलावा, आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा उस बिजनेस और क्यों आपको हम वहाँ की लैंड, सिर्फ 180 लोगों को आप रोज़गार देनी इसलिए मैं दे दूँ आपको लैंड? तो नहीं, ऐसा बहुत इजीली नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अलॉटमेंट बड़ा मुश्किल चीज़ है। और क्या लग रहा है इनको कैसे हो गया? अरे ये से अब जब इतनी अच्छी सेटिंग थी एयरपोर्ट पे, तो क्या इनकी यहाँ सेटिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के तो जो भी चेयरमैन वगैरह, वहाँ इनकी अच्छी सेटिंग होगी, जिसकी वजह से इन्हें इतनी लैंड अलॉटमेंट मिल गई। नहीं तो लैंड अलॉटमेंट तो बहुत मुश्किल चीज़ है। जो भी बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहा होगा बिल्कुल मेरी बात से सहमत होगा कि बहुत हार्ड है इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी लैंड अलॉटमेंट करवाना, बहुत मुश्किल है, और गवर्नमेंट से वो भी। तो ये तो मतलब इनकी पकड़ थी, पैसा था, दोनों चीज़ें थी। 180 करोड़ रुपए कहाँ से आई है? सारी चीजें तो ठीक, चलिए ये तो मैं मान सकता हूँ कि आप डीजीपी की बेटी हैं, ये मान सकता हूँ आपके पास इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन ये आपको राइट थोड़ी है कि आप गोल्ड स्मगलिंग जाके करने शुरू कर दो। और गोल्ड स्मगलिंग करने कितने टाइम? छोटा मोटा भी नहीं। छोटा मोटा नहीं, 14 किलो गोल्ड जिसकी कीमत 12 करोड़ के आसपास है। और आप समझ लीजिए चिराग जी, कितनी बार? कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद के बॉडी पे स्टिक करके लाना गोल्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। बैग में ला दिया, छुपा के लाया, तो वो समझ में आता है कि बहुत बार बाईपास हो जाता है, लेकिन बॉडी में अच्छे स्मगलर भी ना अवॉइड करते हैं। मतलब बहुत रेयर केसेस होता है, कोई पहन के आ गया तो अलग बात है, लेकिन आपने थाई में आपने चिगर पट्टी। एक मिनट, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आप किसी दूसरे को पहना दे तो हो सकता है उसकी चेकिंग हो जाए। मैडम की तो चेकिंग इसलिए नहीं करेगा कोई क्योंकि डीजीपी की बेटी है, और यही प्रोटोकॉल यूज कर रहा था बसव राव। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटोकॉल लेके ही चल रहा था, प्रोटोकॉल के तहत ही उनकी ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर इसका प्रोटोकॉल है तो उन्हें लगता है कि वीवीआईपी है, तो उन्हें थोड़ी सी वीवीआईपी एक तरह से रियायत ले रही थी, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वाली थी, इतनी लैंड लेने वाली थी, सवाल ये उठता है कि डीजीपी की बेटी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? ऐसी तमाम चीज़ें जो आने वाले वक्त में पता नहीं साफ हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये वीडियो आप बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है आपको। धन्यवाद।